नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 5 मई 2023 और स्वागत है आपका एटोरियल डिस्कशन में। टोटल 3 इश्यूज आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आर्टिकल डिस्कस करेंगे मणिपुर में हो रही वायलेंस से संबंधित, क्यों मणिपुर में वायलेंस हो रहा है। दूसरा आर्टिकल गो फर्स्ट एयरलाइन फेल हो गई, मतलब बैंकरप्सी के लिए अप्लाई किया है, एविएशन सेक्टर से संबंधित आर्टिकल है। और तीसरा जो आर्टिकल है आज का बिजनेस लाइन का अनसीजनल रेन से संबंधित है। अनसीजनल रेन क्या नुकसान है इसके। डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले कोट देख लीजिए, सोक्रेटिस का है, ओनली गुड इज नॉलेज एंड ओनली एविल इज इग्नोरेंस। सिर्फ एकमात्र अच्छी चीज नॉलेज है और एकमात्र बुराई जो है वो इग्नोरेंस है। कैसे? देखो, हमारे पास अगर नॉलेज है ना तो हम समझते हैं अपने आप को, दूसरों को, पूरे वर्ल्ड को। नॉलेज है तो हमें अच्छे बुरे की परख होती है। नॉलेज है, प्रॉब्लम सोल्व कर सकते हैं। समझ गए? जैसे देखो, हमारे पास नॉलेज है तो हमें पता है रियल वर्थ किसका है। पैसों का रियल वर्थ नहीं है, पैसे खुशी नहीं दे सकते। नॉलेज है तो हम समझ सकते हैं असली हैप्पीनेस सेक्रीफाइस करने में है, असली हैप्पीनेस रिलेशनशिप में है। ये सारी चीज़ें समझ सकते हैं अगर नॉलेज है तो। अगर नॉलेज नहीं है तो इसका मतलब इग्नोरेंस है। इग्नोरेंस है तो फिर आप भागोगे पैसों के पीछे। इग्नोरेंस है तो आप ये बात नहीं समझोगे कि सच के अनेक रूप हो सकते हैं। आप अपनी बात पे अड़ जाओगे कि मैं ही सही हूं, इससे लड़ाई होगी, इससे टेंशन्स क्रिएट होंगी। समझ गए? तो ये सारी चीजें होती हैं, ये सारे एग्जाम्पल्स आप दे सकते हो। अब एक एविएशन सेक्टर से संबंधित क्वेश्चन है, डिस्कस द चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज फेसिंग द इंडियन एविएशन सेक्टर इन 21st सेंचुरी। 21वीं शताब्दी में इंडियन एविएशन सेक्टर में क्या चैलेंजेस हैं, क्या अपॉर्चुनिटीज हैं। गवर्नमेंट कैसे तो चैलेंजेस को एड्रेस कर सकती है और जो अपॉर्चुनिटीज हैं उसे लिवरेज कर सकती है, उसका फायदा उठा सकती है इस सेक्टर में सस्टेनेबल ग्रोथ इंश्योर करने के लिए। 250 वर्ड्स में आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है। अब चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल मणिपुर में हो रहे वायलेंस से संबंधित है। आप देखो, जीएस पेपर 1 में सैलिएंट फीचर्स ऑफ सोसाइटी टॉपिक से इस आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। इसके साथ साथ जीएस पेपर 2 में जो संविधान वाला टॉपिक है वहां से भी इस आर्टिकल को रिलेट किया जा सकता है, क्योंकि मेती कम्युनिटी के द्वारा एसटी स्टेटस की मांग की जा रही है और यही एक बड़ा रीजन है अभी जो वायलेंस हो रहा है उसके पीछे। इससे पहले कि हम ये डिस्कस करें अभी वायलेंस क्यों हो रहा है, थोड़ा सा बेसिक डिस्कस करते हैं। देखो, ये है मणिपुर। मणिपुर में ना वहां पे सिचुएशन ऐसी है कि जो मेती कम्युनिटी के लोग हैं ना वो रहते हैं वैली में, घाटी में, और जो घाटी के आर पार हिल्स हैं वहां पर ट्राइबल लोग रहते हैं। मैं फिर से बोल देता हूं, जो नीचे वैली है ना, वैली में रहते हैं मेती कम्युनिटी के लोग, और ऊपर जो हिल्स हैं, हिल्स में रहते हैं ट्राइबल लोग। अब वहां पे परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन की बात करें, जो मेती लोगों की पॉपुलेशन है ना वो है ऑलमोस्ट 65%, और इनके पास एरिया है यानी लैंड है 10% के आसपास। और दूसरी तरफ हिल पीपल यानी कि ट्राइबल लोग, उनके पास एरिया ऑफ लैंड है ऑलमोस्ट 90% और उनकी पॉपुलेशन है 35% के आसपास। लेकिन देखो, मणिपुर में अगर टोटल 60 सीट्स है ना मणिपुर की स्टेट असेंबली में, तो 60 में से 40 सीट्स मेती कम्युनिटी के लोगों के पास हैं। तो ट्राइबल लोग ये कहते हैं ऑलमोस्ट हर चीज में ना मेती कम्युनिटी के लोग डोमिनेट करते हैं। सत्ता में उनकी भागीदारी ज्यादा रहती है क्योंकि उनकी 40 सीट्स हैं, तो मेती कम्युनिटी के लोगों का रिप्रेजेंटेशन ज्यादा रहता है मणिपुर की स्टेट असेंबली में। मेती कम्युनिटी का दूसरी तरफ यह कहना है हमारा भी कल्चर नष्ट हो रहा है, हमारी आइडेंटिटी जा रही है, इसलिए हमें भी एसटी स्टेटस मिलना चाहिए, शेड्यूल्ड ट्राइब का स्टेटस मिलना चाहिए, ताकि इस स्टेटस की सहायता से हम हमारे कल्चर, हमारी आइडेंटिटी सहेज के रख सकें। इसके अलावा जॉब्स और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में एडमिशन्स में हमें भी फायदा मिलेगा अगर हमें एसटी स्टेटस मिलता है तो।
ये कहना है मेती कम्युनिटी के लोगों का। लेकिन देखो इसके विपरीत जो हिल में लोग रहते हैं, यानी ऑलरेडी जिनके पास ट्राइबल स्टेटस है, वो ये कहते हैं अगर मेती कम्युनिटी के लोगों को ट्राइबल स्टेटस मिल गया तो हमारे लिए कंपटीशन और ज़्यादा बढ़ जाएगा, मेती कम्युनिटी के लोगों को जॉब ज़्यादा मिलने लगेंगी, उनके स्कूल्स में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में ज़्यादा एडमिशन होने लगेगा, ऑलरेडी उनके पास पावर ज़्यादा है। एसटी स्टेटस मिलने से उनके हाथों में जो पावर है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगी। समझ गए? अब और पॉइंट्स देखिए। हिल पीपल जो है ना, मेती कम्युनिटी के लोग जो है वो हिल्स में ज़मीन नहीं खरीद सकते, लैंड नहीं खरीद सकते। तो मेती कम्युनिटी के लोगों की शिकायत ये है कि हम तो हिल्स में ज़मीन नहीं खरीद सकते, हमारे पास लैंड बहुत कम है। जबकि हिल्स वाले जो लोग हैं ना, वो इनसिक्योर फील करते हैं, वो कहते हैं कि आप हमारी लैंड पर कब्जा करना चाहते हो, ये वो लैंड है जिस पर सदियों से हम रहते आए हैं। हाल ही में ना क्या हुआ, सरकार ने ये बोला रिजर्व फॉरेस्ट में 38 गांव सेटल्ड हैं, ये इलीगल इंक्रोचमेंट है। तो सरकार का ऑर्डर था कि इसे डिस्ट्रॉय कर दिया जाए। ये जो गांव थे ना 38, ये हिल्स में थे। तो ट्राइबल लोग नाराज हो गए, मतलब उस समय तो उन्होंने कुछ नहीं बोला, बट अब एकदम से वायलेंस हो गया। अब क्यों हुआ वो भी मैं आपको बताता हूं। हाईकोर्ट ने ना एक आदेश दिया मणिपुर की सरकार को कि लंबे समय से जो ये मेती कम्युनिटी की मांग चली आ रही है ना कि हमें ट्राइबल स्टेटस दिया जाए, एसटी स्टेटस दिया जाए। हाईकोर्ट का आदेश ये है मणिपुर की सरकार को कि आप इस मांग को कंसीडर कीजिए। तो अब हिल पीपल जो है, यानी ट्राइबल्स जो हैं, उनको डर लग गया कि हाईकोर्ट ने आदेश दिया है मणिपुर की सरकार को कि आप कंसीडर कीजिए इन्हें एसटी स्टेटस देने के लिए। वो सड़कों पर उतर आए कि किसी भी कीमत पे मेती कम्युनिटी के लोगों को ट्राइबल स्टेटस नहीं मिलना चाहिए। अगर इनको एसटी स्टेटस मिल गया, सरकार ऑलरेडी हमारा लैंड इंक्रोच कर रही है, ये लोग भी लैंड परचेज कर सकेंगे हिल्स में, हमारे हाथ से हमारा लैंड चला जाएगा। तो ये रीजंस है जिसकी वजह से ना दोनों कम्युनिटीज के बीच में, हिल पीपल के बीच में और मेती कम्युनिटी के लोगों के बीच में ट्रस्ट डेफिसिट बहुत ज्यादा है। समझ गए? विश्वास नहीं है एक दूसरे पर। और पास्ट में भी काफी टेंशंस रही हैं दोनों कम्युनिटीज के बीच में। टेंशंस की वजह से अनेकों लोग बेघर हो गए, मतलब बहुत से लोगों को डिस्प्लेस होना पड़ा, बहुत से लोग माइग्रेट कर गए, बहुत सारी अनरेस्ट हुआ है पास्ट में भी, क्योंकि बार बार हड़ताल होती है, शटडाउन होता है, मणिपुर बंद कर दो, हमारे साथ अन्याय हुआ है, ऐसी चीज़ें बहुत होती हैं। इससे राज्य की इकोनॉमी पर बुरा असर पड़ता है। बहुत से लोग जो डेली बेसिस पे अपनी रोजी रोटी कमाते हैं, उनको बहुत मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। वायलेंस होता है तो लोगों के मन में ट्रामा, फियर, एंजाइटी, ऐसी चीज़ें आती हैं। तो पास्ट में काफ़ी कोशिशें हुई हैं दोनों कम्युनिटीज़ के बीच में पीस इस्टेब्लिश करने की। सिविल सोसाइटी की जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन्होंने अवेयरनेस क्रिएट की, डायलॉग स्टार्ट किया, ताकि जो अनरेस्ट है दोनों कम्युनिटीज़ के बीच उसे एड्रेस किया जा सके। सरकार ने भी काफ़ी कोशिश की है मीडिएशन करवाने की दोनों कम्युनिटीज़ के बीच में, और जो रिलीजियस लीडर्स हैं वो भी आगे आए हैं। बट देखो समय समय पर जो टेंशन्स हैं दोनों कम्युनिटीज़ के बीच में वो इमर्ज होकर आ जाती हैं, जैसा कि अभी हुआ है। यहां पर देखो मेती कम्युनिटी का एक और पॉइंट है। उनका ये कहना है 1949 में जब मणिपुर इंडिया में पूरी तरह से इंटीग्रेट हो गया था ना, उस समय प्रिंसली स्टेट था, तो उससे पहले हमारे पास में, हमारी कम्युनिटी के पास में ट्राइबल स्टेटस था। लेकिन प्रिंसली स्टेट जब इंडिया में इंटीग्रेट हो गया उसके बाद हमसे ट्राइबल स्टेटस छिन गया। तो हिस्टोरिकली हमारे पास चूंकि ट्राइबल स्टेटस था तो हमें एसटी स्टेटस मिलना चाहिए। तो ये पूरा पॉइंट हमने डिस्कस किया। वैसे देखो नॉर्थ ईस्ट में बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है, और कई बार ये जो डाइवर्सिटी है ना, यही स्टेबिलिटी को नुकसान पहुंचा देता है। वैसे तो डाइवर्सिटी होना अच्छी बात है, बट नॉर्थ ईस्ट में इतनी सारी ट्राइब्स रहती हैं, इतनी सारी कम्युनिटीज़ के लोग हैं, कई बार आपस में विवाद हो जाता है, इस वजह से पीस को नुकसान पहुंचता है। पीस नहीं रहेगी, स्टेबिलिटी नहीं रहेगी, तो फिर ऐसी सिचुएशन में इन्वेस्टमेंट नहीं आती, डेवलपमेंट नहीं आती, कनेक्टिविटी नहीं हो पाती।
इसलिए आवश्यकता ये है कि दोनों कम्युनिटीज़ के जो लीडर्स हैं वो आपस में बैठें, बात करें, एक दूसरे के जो कंसर्न्स हैं उन्हें एड्रेस किया जाए, और ये पूरी सरकार की जिम्मेदारी है। अक्सर होता क्या है, पॉलिटिक्स के कारण, जैसे पॉलिटिक्स में कोई मेती कम्युनिटी का लीडर है या फिर हिल पीपल का लीडर है, वो ज़्यादा सीट हासिल करना चाहता है, बार बार वो टेंशन्स को ख़त्म नहीं होने देता, वो जानबूझ के ये डर दिखाता है कि हमारी कम्युनिटी के साथ गलत हो रहा है, डर को दिखा के वो लीडर वोट हासिल करना चाहता है। तो ये भी एक रीज़न होता है, मतलब पॉलिटिक्स का डिसएडवांटेज है कि कई बार टेंशन्स क्रिएट हो जाती हैं। पोलराइजेशन की जो पॉलिटिक्स होती है, आइडेंटिटी जो पॉलिटिक्स होती है, वो स्टेबिलिटी नहीं आने देती। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया मणिपुर से संबंधित। अब चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल गो फर्स्ट एयरलाइन के द्वारा बैंक्रप्सी फाइल करने से संबंधित है। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हैं। देखो 1990s में ना एक काफ़ी प्रोमिसिंग एयरलाइन थी, दामनिया एयरवेज। फेल हो गई ये एयरलाइन, और अभी हाल ही में हमारे देश में 5वें नंबर पे सबसे बड़ी एयरलाइन है गो फर्स्ट। इसमें मेजर जो ओनरशिप है वो वाडियाज की है। इन्होंने भी इंसॉल्वेंसी डिक्लेयर की। इन्होंने कहा हमारे पास पैसा नहीं है ऑपरेशंस चलाने के लिए। हालांकि अभी जो एयरलाइन के सीईओ हैं उनके द्वारा ये बोला गया कि मकसद एयरलाइन को बंद करना नहीं है, मकसद ये है कि बताया जाए नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल को कि अभी जिनसे हमने पैसा उधार लिया है, फॉर एग्जांपल बैंक, उनको बोला जाए, इवन जो रेगुलेटर है डीजीसीए, उनको बोला जाए कि हम पर एक्शन ना लिया जाए, हमें ऑपरेट करने दिया जाए, क्योंकि हमारे पास पैसा इसलिए नहीं है क्योंकि हमारे ना कोरोना के बाद से ही 30 से लेके 50% के बीच में जो प्लेन्स है ना वो अभी ज़मीन पर हैं, उड़ ही नहीं पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये कंपनी है प्रैट एंड विटनी। इस कंपनी के इंजन हमने लिए थे, बहुत सारे इंजन्स में खराबी है। ये जो कंपनी है हमें स्पेयर पार्ट नहीं दे रही है। मामला आर्बिट्रेशन कोर्ट में भी गया, कोर्ट का आदेश आया प्रैट एंड विटनी कंपनी को कि गो फर्स्ट को 27 अप्रैल से पहले कम से कम 10 बढ़िया इंजन प्रोवाइड किए जाएं, लेकिन उन्होंने आर्बिट्रेशन कोर्ट के इस फैसले को भी नहीं माना। तो हमारे इतने सारे जो प्लेन्स हैं ज़मीन पर हैं, हमने उनको लीज पर लिया हुआ है, वो नहीं उड़ पा रहे हैं, तो हमें बहुत लॉस हो रहा है। इस वजह से हमारे पास कैश ख़त्म हो गया ऑपरेशंस चलाने के लिए। लेकिन अगर हमें मदद मिलती है तो हम एयरलाइन को चलाना चाहते हैं, ऐसा बोला गया है गो फर्स्ट के द्वारा। लेकिन देखो इसमें ना ह्यूमन एंगल देखते हैं। अभी गो फर्स्ट एयरलाइन ने कहा कि 3, 4, 5 मई को जितने भी फ्लाइट्स हैं वो कैंसल्ड हैं। बाद में उन्होंने बोला 9 मई तक जितने भी फ्लाइट्स हैं वो कैंसल्ड हैं। अब आपको भी पता है कुछ लोगों ने बहुत पहले फ़्लाइट्स बुक कर रखी थी। पहले बुक करो तो फ़्लाइट्स सस्ती होती हैं, लेकिन एकदम से उन्हें बोला जाए, कुछ लोगों को तो एयरपोर्ट्स पहुंचने के बाद पता लगता है कि हाँ फ़्लाइट हमारी कैंसिल हो गई है, तो उस टाइम एकदम से दूसरी फ़्लाइट मिलती नहीं है या फिर बहुत महंगी मिलती है। दूसरा, गो फर्स्ट एयरलाइन के स्टाफ का देखिए, पायलट्स हैं, क्रू कैबिन है, एयरपोर्ट पर दूसरा स्टाफ रहता है, उनका क्या होगा? उनकी जॉब एकदम से चली गई। तो मतलब बहुत नुकसान होता है जब कोई एयरलाइन फेल हो जाती है। किंगफिशर फेल हुई, जेट एयरवेज फेल हुई, MDLR वो तो इतनी बड़ी एयरलाइन नहीं थी, वो भी फेल हुई। और जेट एयरवेज किंगफिशर जब फेल हुई ना, उसके बाद ऐसी तस्वीरें हमने बहुत देखी, जो इनके एम्प्लॉइज़ थे लंबे समय से अपने ड्यूज़ मांगते रहे, लेकिन एयरलाइंस ने उनके ड्यूज़ क्लियर नहीं किए। तो ऐसी ही तस्वीरें एक बार फिर से देखने को मिल सकती हैं अगर सरकार ने तुरंत एक्शन नहीं लिया। देखो जो DGCA है ना, डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन, ये एयरलाइंस को रेगुलेट करता है। और मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ये मिनिस्ट्री है हवाई यात्रा से संबंधित। अब देखो जो मिनिस्ट्री है ना, वो तो हमेशा प्रोग्रेसिव आंकड़े रखती है जनता के सामने कि देखो इतने लोग अब प्लेन से यात्रा कर रहे हैं, कोरोना के बाद से इंडिया में एयर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, इंडिया बहुत ज़्यादा तरक्की कर रहा है,
इस प्रकार की तमाम तरह की बातें बोली जाती हैं सिविल एविएशन मिनिस्ट्री के द्वारा, लेकिन असली काम होना चाहिए डीजीसीए का। ये देखे ना कहां कहां पे जो एयरलाइंस हैं वो सेफ्टी को इग्नोर कर रही हैं। स्पाइस जेट एक एयरलाइन है। स्पाइस जेट एयरलाइन की बहुत सारी यात्राओं में अनएक्सपेक्टेड रूप से बहुत सारी कमियां पाई गई, इंजन में आग लगने की खबरें आईं। तो उसके बाद डीजीसीए ने आदेश दिया कि आप अपनी 50% कैपेसिटी से ऑपरेट कर सकते हो, इससे ज़्यादा नहीं। ये देखो डीजीसीए का काम है फाइनेंशियल ऑडिट करना कि कौन सी जो एयरलाइन है उसकी अभी फाइनेंशियल सिचुएशन कैसे है। ऑडिट डीजीसीए को जिस प्रकार से करना चाहिए ना उस प्रकार से किया नहीं जाता। ये एयरलाइंस अपना नंबर बढ़ा चढ़ा के बताती हैं, बट डीजीसीए उतने अच्छे से स्क्रूटिनाइज नहीं करता नंबर्स को। और कई बार ऐसा भी होता है कि एयरलाइंस की सीधी सांठगांठ होती है मिनिस्ट्री के साथ, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, इसलिए डीजीसीए के अधिकारी कुछ खास कर नहीं पाते। बट नुकसान तो जनता का होता है ना। पिछले 30 सालों में इतनी सारी एयरलाइंस फेल हो गई। दामनिया एयरवेज, एनईपीसी एयरलाइन, एयर डेक्कन, एयर सहारा, पैरामाउंट, किंगफिशर, जेट एयरवेज और स्पाइस जेट की भी हालत कोई खास नहीं है। बहुत ज़्यादा लॉसेस में चल रही है स्पाइस जेट भी। हमारे देश में एविएशन सेक्टर में क्या है, एक बार ना एक बोइंग रिप्रेजेंटेटिव ने स्टेटमेंट दी थी 2009 में कि इंडिया में ना सिर्फ 3 एयरलाइंस की जगह है। अगर ज़्यादा एयरलाइंस आएंगी भी तो भी मार्केट कंसोलिडेट होनी ही है। इंडिया में ना कंपटीशन बहुत ज़्यादा है एयरलाइंस के बीच में, और सरकार एटीएफ पे, एयर टर्बाइन फ्यूल पे बहुत ज़्यादा टैक्स लगाती है। तो जैसा कंपटीशन हमारे देश में टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर में देखने को मिला ना, पहले इतने सारे प्लेयर्स थे, अब 2-3 रह गए, सिर्फ जियो रह गया, एयरटेल रह गया, वोडाफोन आइडिया है लेकिन कुछ खास नहीं कर पा रहा है। बीएसएनएल तो आपको पता ही है बहुत कम लोगों के पास में है। और पहले तो इतने सारे लोगों ने एंट्री की थी टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर में, मार्केट कंसोलिडेट हुई, 2-3 प्लेयर रह गए। ऐसा ही एविएशन सेक्टर में भी होगा फाइनली। और थोड़ा सरकार को देखना चाहिए कि एटीएफ वगैरह पे जो टैक्स है ना वो कम लगाया जाए, ताकि जो एयरलाइंस हैं उनकी ऑपरेशनल कॉस्ट बहुत ज़्यादा ना आए। अगर उनकी ऑपरेशनल कॉस्ट बहुत ज़्यादा आएगी, आप टैक्स इतना ज़्यादा लगाओगे और कंपटीशन इतना ज़्यादा है, टिकट सस्ती बेची जा रही है और सरकार टैक्स ज़्यादा वसूल रही है, तो प्रॉफिटेबल नहीं होंगी ये एयरलाइंस आज नहीं तो कल। अब जिसकी जेब में कम पैसे हैं ना वो फेल हो जाएगी, वो हाथ खड़े कर देगी कि भैया पॉसिबल नहीं है इस मार्केट में सरवाइव करना, और वही हो रहा है अभी। इसके बाद राइटर ये बोलते हैं डीजीसीए ने ना किंगफिशर एयरलाइंस का ऑडिट किया और क्लियरली बता दिया कि फाइनेंशियल स्ट्रेस में है भैया, एक्शन लो। लेकिन जो रिपोर्ट थी डीजीसीए की वो कूड़े के ढेर में फेंक दी गई, कोई एक्शन नहीं लिया गया। बाद में जेट एयरवेज के साथ भी ऐसा हुआ। डीजीसीए ने समय रहते बताया कि भैया एक्शन लो, लेकिन कुछ नहीं हुआ और जेट एयरवेज एयरलाइन भी फेल हो गई। लास्ट में राइटर ये सजेस्ट करते हैं, देखो डीजीसीए को ये चाहिए कि कोई भी एयरलाइन विदाउट प्रूवन फाइनेंशियल सिक्योरिटी इसे ना उड़ने दिया जाए। मिनिमम नंबर ऑफ पायलट्स होने चाहिए, मिनिमम नंबर ऑफ इंजीनियर्स होने चाहिए, मिनिमम नंबर ऑफ कैबिन क्रू होना चाहिए। कई बार होता ऐसे है कि एयरलाइंस के पास ना स्टाफ नहीं होता, प्लेन है तो स्टाफ नहीं है, स्टाफ है तो प्लेन नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि रेगुलेशन अच्छे से नहीं होता है, तभी एयरलाइंस ऐसा करती है ना। तो रेगुलेशन अच्छे से होना चाहिए और ना कुछ अलग से कॉर्पस फंड होना चाहिए। वो इसलिए कि एयरलाइन अगर फेल हो जाती है तो उस फंड से पैसा दिया जाएगा पैसेंजर्स को, पायलट्स को, कैबिन क्रू को, जो भी स्टेक होल्डर्स हैं उनको। ऐसा एक फंड अलग से होना चाहिए एयरलाइंस का। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया गो फर्स्ट एयरलाइन के फेल होने से संबंधित। अब चलते हैं आगे। अगला जो आर्टिकल है वो अनसीजनल रेन से संबंधित है, बिजनेस लाइन का आर्टिकल। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। एक बार फिर से देखो, इंडिया में अनसीजनल रेन देखने को मिली। ये जो अप्रैल का महीना है, कायदे से इतनी ज़्यादा बारिश होनी नहीं चाहिए अप्रैल में, लेकिन इस बार अच्छी खासी बारिश हुई। लेकिन इससे कुछ किसान जो अपनी फसल को अभी तक नहीं काट पाए थे, उनकी फसल को नुकसान पहुंचा। इसके साथ साथ पोस्ट हार्वेस्ट फसल का नुकसान भी काफ़ी ज़्यादा हुआ। फसल कट गई थी, एक जगह पे रखी हुई थी, बारिश आई, ओले गिरे, वो फसल खराब हो गई। समझ गए? तो ऐसा होता है अनसीजनल रेन के साथ में। कुछ लोगों को बारिश अच्छी लगती है कि बारिश आ गई,
लेकिन देखो जब बारिश होती है ना अनसीजनल, तो किसानों की जो जान है ना वो मुट्ठी में आ जाती है। मतलब वो बेचारे देखते हैं कि कब बारिश बंद हो, कब हमारा नुकसान बंद हो। जब आईएएस की तैयारी स्टार्ट नहीं की थी तब इन बातों को समझ में नहीं आता था, बट अब हमें भी पता लग जाता है कि अब रबी का सीज़न है, खरीफ का सीज़न स्टार्ट होगा, तो फसल की कटाई हुई है कि नहीं हुई, बारिश जो है वो सीजनल है कि नहीं है, बारिश से किसानों को फ़ायदा होगा नुकसान होगा, ये चीज़ें अब हमारे मन में भी चलती हैं किसानों के अलावा। तो राइटर कहते हैं अनसीजनल रेन के कारण ना क्रॉप के प्राइसेस पूरे नहीं मिल पाते, क्योंकि फसल ख़राब हो जाती है ना, तो जो इंटरमीडिएटर हैं वो बहाना मारते हैं कि आपकी फसल की क्वालिटी अच्छी नहीं है। और इसके अलावा इनपुट कॉस्ट बढ़ जाती है, जैसे देखो फर्टिलाइजर्स के दाम, दूसरे जो पेस्टिसाइड्स हैं उनके दाम, ये सब बढ़ जाते हैं। और अनसीजनल रेन की वजह से सिर्फ किसानों को नुकसान नहीं पहुंचता, कंस्ट्रक्शन सेक्टर देख लीजिए। कंस्ट्रक्शन सेक्टर में जो रॉ मटेरियल है जैसे सीमेंट, स्टील, इनके दाम बढ़ जाते हैं क्योंकि सप्लाई जो है वो डिसरप्ट हो जाती है। और कई बार क्या होता है, जो डेली वेजेस कमाते हैं जैसे रिक्शा पुलर हैं, आज बारिश हुई तो उसके कुछ पैसे नहीं बने, सिर्फ 50 रुपये बने, क्योंकि बारिश की वजह से पूरा दिन बारिश होती रही और लोग बाहर नहीं निकले, सवारी नहीं मिली, कंस्ट्रक्शन वर्कर को काम नहीं मिला बारिश की वजह से। तो ये सब भी बहुत नुकसान होता है डेली वेज लेबरर को, माइग्रेंट वर्कर्स को। तो मतलब सोशल इम्पैक्ट भी काफ़ी ज़्यादा होता है अनसीजनल रेन का। सरकार क्या कर सकती है? देखो शॉर्ट टर्म में सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट फार्म लोन माफ़ कर सकती हैं, फसल जो खराब हुई है उसके लिए कंपनसेशन दिया जा सकता है, सब्सिडाइज्ड रेट पर फर्टिलाइजर दिया जा सकता है, सीड सप्लाई किया जा सकता है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस को बढ़ाया जा सकता है। ये वो कदम है जो सरकार उठा सकती है अनसीजनल रेन के लिए। लॉन्ग टर्म में सरकार क्या कर सकती है? लॉन्ग टर्म में तो देखो एग्रीकल्चर सेक्टर में स्ट्रक्चरल रिफॉर्म लाने की आवश्यकता है, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन को प्रमोट किया जाए, जैसे मिलेट्स वगैरह हैं, मॉडर्न टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल होना चाहिए, मॉडर्न फार्मिंग प्रैक्टिसेस का इस्तेमाल होना चाहिए, सप्लाई चेन इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हो, जैसे कोल्ड स्टोरेज वगैरह हो, ताकि जो पेरिसेबल आइटम है वो ख़राब ना हो, जल्दी से उनको कोल्ड स्टोरेज में रखा जा सके। और बड़े लेवल पे तो ये क्लाइमेट चेंज का जो इशू है इसे भी एड्रेस करने की आवश्यकता है। कोऑर्डिनेटेड एफर्ट होना चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर के बीच में। और देखो क्लाइमेट चेंज अब एक कड़वी सच्चाई है, इसलिए प्रोएक्टिव स्टेप सरकार को उठाने चाहिए, ना कि रिएक्टिव। रिएक्टिव तो वो स्टेप है जैसे फसल खराब हो गई, अब सरकार कुछ स्टेप्स उठा रही है, लेकिन प्रोएक्टिव मतलब पता है आने वाले समय में ऐसी चीजें और भी होंगी, तो पहले से सरकार स्टेप्स लेके रखे। घटना होने के बाद सरकार रिएक्ट ना करे, बल्कि घटना होने से पहले ही रिएक्ट करें। सरकार की कुछ स्कीम्स हैं, जैसे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, ये क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम है, उसके बाद प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना इरिगेशनल स्कीम है, सोइल हेल्थ कार्ड स्कीम जो कि फार्मर्स को सोइल की हेल्थ से संबंधित कंप्लीट रिपोर्ट देती है। इसके अलावा जब भी अनसीजनल रेन आती है हर बार पॉलिटिक्स स्टार्ट हो जाती है, अपोजिशन पार्टीज सरकार के ऊपर आरोप लगाती हैं कि आपने किसानों के लिए कुछ खास नहीं किया, तो ये सब होता है। तो इसलिए देखो कोऑर्डिनेशन होना चाहिए सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स के बीच में। सेंट्रल गवर्नमेंट फाइनेंशियल और टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड कर सकती है, लेकिन ग्राउंड लेवल पे स्टेट गवर्नमेंट किसानों के कंसर्न्स को एड्रेस करने का काम करें, लीड ले स्टेट गवर्नमेंट। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया अनसीजनल रेन से संबंधित। हमारी आज की डिस्कशन में इतना ही है। आज हमने 3 इश्यूज को डिस्कस किया। सबसे पहले हमने डिस्कस किया आज मणिपुर में चल रहे वायलेंस से संबंधित, दूसरा आर्टिकल आज हमने डिस्कस किया गो फर्स्ट एयरलाइंस के फेल होने से संबंधित, और तीसरा अनसीजनल रेन। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।